डिस्कस करेंगे। अभी तो बस नायर ही हुआ है ना। नायर के बारे में हम लोग हल्का हल्का एक समझ गए। सर ये नायर अभी कंप्लीट हो गया आपका, अभी आप कहाँ पर है और यहाँ पर किस टाइप की पढ़ाई हो रही है? अभी मैं हूँ यहाँ पे सिकंदराबाद में। मैंने आपको बोला सीटीआई होता था, 4 अलग अलग होता था, और जो स्टोर्स वाले होते थे वो नायर में ही रह जाते थे। तो इसी वाले जो होते थे, जो रेलवे के टर्म में एसएनटी बोलते हैं, सिग्नल एंड टेली, तो वो लोग यहाँ सिकंदराबाद आते हैं, पीवी थे, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे हम लोगों का प्योर टेक्निकल होगा बेसिकली। अभी हम लोगों का जो दो एस्पेक्ट होता है, एक तो नॉर्मल टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट के बारे में पढ़ाया जा रहा है, बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ाया गया रहता है, जैसे टेलीफोन वगैरह का कैसे उस समय में कैसे करना। अभी तो वैसे यूज़ नहीं भी होता है, लेकिन पढ़ाया जाता है। तो फिर उसके बाद सिग्नल के बारे में पढ़ाया जाएगा, कैसे टाइप के सिग्नल है, और जो भी इलेक्ट्रॉनिक यूज़ हो रहा है रेलवेज में, तो वो सब के बारे में हम लोग को यहाँ पे मेनली यहाँ पे पूरा टेक्निकल होगा। ऐसा नहीं है सिविल वालों का चीज़ हम नहीं पढ़ेंगे या इलेक्ट्रिकल की चीज़ नहीं पढ़ेंगे, हम अपने डोमेन में घुस गए, अपने डोमेन में ही आप रहेंगे, तो पूरा टेक्निकल। अच्छा सर, और जैसे मतलब अभी आप ये बता सकते हैं कि ना एक IRTS होता है जो आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज से यूपीएससी आते सिविल हैं, सर्विस जाता है, है ना, एग्जैक्टली और ट्रैफिक सर्विस। आप इंजीनियरिंग सर्विसेज से आते हैं, तो उन दोनों में फ़र्क बताइए, मतलब क्या डिफरेंस रहता है? वो कहाँ से आते हैं, आप कहाँ से आते हैं, आप क्या पढ़ते हो, वो क्या पढ़ते हैं, और फाइनली जॉब ज्वाइन करने के बाद आप लोग कौन से पोस्ट पे आते हो, वहाँ पर क्या वर्किंग रहती है? एक्चुअली रिक्रूटमेंट तो देखिए, आईआरटीएस ट्रैफिक सर्विस, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस, और इंडियन रेलवे आपका अकाउंट सर्विस, जो भी ये तीनों सर्विस है, ये तीनों सर्विस आपका सिविल सर्विस से लिया जाता है। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद, और वैसे भी जो भी पीछे वाले रैंक होते हैं वही लेते हो, क्योंकि सब तो अपना पहला प्रेफरेंस आईएएस आईपीएस ही पढ़ते हैं, तो वो तो लास्ट प्रेफरेंस होते हैं। लेकिन इंजीनियरिंग सर्विस से जो जाते हैं उसका पहला प्रेफरेंस रेलवे होता है। जो इंजीनियर होते हैं, जैसे हम लोग का आईआरएसएससी बोलते हैं, इंडियन रेलवे सर्विस फॉर सिग्नल इंजीनियर, IRS डबल ही है, इंडियन रेलवे सर्विस फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, और वैसे मैकेनिकल और सिविल का है। तो हम लोगों का क्या होता था, जैसे हम लोग तो नॉर्मली सब कुछ सेम रहता है, कि पेमेंट हो गया, सब होगा, ऑल आर ग्रुप ए ऑफिसर, ऑल आर सेम। बट जब ज्वाइन करते हैं, ट्रेनिंग जो फाउंडेशन मैंने आपको बोला नायर में है, उनका भी होगा, वो भी इलेक्ट्रिकल पढ़ेंगे वहां पे जाके। इतना बेसिक तो सबको पता। हम लोग अगर अकाउंट पढ़े हैं तो अकाउंट वाले भी इलेक्ट्रॉनिक्स तो पढ़ना पड़ेगा ना, तो वो सब वो लोग पढ़ेंगे। तो बाकी ट्रैफिक सर्विस वाले रियली वही है, एक लाइन में कितना ट्रेन चलना है, बेसिकली वो देखते हैं ना, कहाँ से आपका मतलब मार्केटिंग वाला मैं बोल सकता हूँ इन द सेंस। ठीक है, मतलब जैसे कोयला लेके जा रहा है कहीं से, ये जा रहा है, किसको क्या देना है, ये मार्केटिंग है, पूरा बिजनेस उनका कमर्शियल बोलूंगा मैं, वैसा बिजनेस टाइप का, वो बिजनेस वाला पार्ट वो लोग देखते हैं, ट्रैफिक सर्विस वाले लोग ज्यादातर देखते हैं। और अपन का मेनली टेक्निकल एस्पेक्ट मैंने आपको बोला, वो सिग्नलिंग एस्पेक्ट या कम्युनिकेशन एस्पेक्ट, और आजकल तो बहुत कुछ आ रहा है, जैसे ये जो ट्रेन अवॉइडेंस कॉलिजन सिस्टम, कि सामने ट्रेन है कि नहीं डिटेक्शन हो जाएगा। और अभी तो ये भी बोला जा रहा है कि जीपीएस बेस कर लेगा सब कुछ, मतलब सब कुछ जीपीएस के बाद वो ट्रैक कर सकता है कि किस रूट पे है वो सब कुछ, तो वो पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स है। और अभी तो एआई की बात भी हो रही थी, तो चेयरमैन रेलवे बोर्ड है, तो उन्होंने हमारे साथ मीटिंग किया। वैसे हम लोग का उनके, और मैं बोलना भूल गया, नायर में ऑनलाइन इंटरेक्शन हुआ गया था रेलवे मिनिस्टर से, पीयूष गोयल सर हाँ से। हाँ हाँ, मैं देखा था, वो फोटो डाले थे कुछ लोगों हाँ, ने। बहुत लोगों ने फोटो डाले थे, और सीआरबी जो चेयरमैन रेलवे उनके साथ, तो उन्होंने भी बोला था कि बहुत मॉडर्नाइजेशन कर रहा है रेलवे। तो हम लोग अभी भी थोड़ा बहुत पीछे है, लेकिन फिर भी हम लोग को मॉडर्नाइजेशन करना है कंपेयर टू अदर रेलवे, हम जब बाहर जाते हैं। और एक चीज मैं बोलना भूल गया कि रेलवे के अपने पार्ट्स वगैरह पूछा था ना, ट्रेनिंग में एक फॉरेन विजिट होता है, फॉरेन टूर 1 वीक का। तो जो 2017 बच्चे थे वो फ्रांस गए हुए थे, तो कभी फ्रांस भेजते हैं, कभी जर्मनी भेजते हैं। तो ये भी एक बढ़िया चीज है कि तुम एक हफ्ते जाते हो और मस्त वहाँ पे, ठीक है, ट्रेनिंग का टाइम तो ट्रेनिंग है, बाकी तुम वहाँ पे जाके घूम सकते हो। और यही है, जैसे सब लोग आते हैं ट्रैफिक सर्विस वाले, मैंने ये बताया, जैसे कमर्शियल एस्पेक्ट हो या बिजनेस एस्पेक्ट हो। पर्सनल सर्विस वाले जैसे एचआर वाले चीजें होते जाते हैं, एचआर जो हम इन द सेंस बोलते हैं, वो देखते हैं वो काम। और इंजीनियरिंग वाले वो कोर में ही रहते हैं। मैकेनिकल वाले पार्टिकुलरली वो लोगों में प्रॉब्लम क्या है, ये क्या है, ये वर्कशॉप में ये रिपेयरमेंट है, या वो सब चीजें भी वो लोग ज्यादा देखते हैं। और इलेक्ट्रिकल वाले में वही बोला, जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है या लाइटिंग है, जो भी क्वार्टर का लाइटिंग हो या ट्रेन रेलवे स्टेशन का लाइटिंग हो, कुछ प्रॉब्लम हो, वो डिपार्टमेंट में पूरा संभालते हैं। लेकिन अभी बात हो रहा है कि सब सर्विस को कंबाइन करके इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस बनाया जाएगा। लेकिन अभी इसीलिए इस बार जो 2000 आपका 20 का रेलवे का जो भी सीट थे वो हटा दिया गया था, तो इस बार तो पूरा खाली था। अभी 2021 में ये पता नहीं चला है कि रिक्रूटमेंट किस चीज से होगा, इंजीनियरिंग सर्विस से होगा या सिविल सर्विस से होगा, क्योंकि ये तो बोल दिया गया है कि वो तो पक्का है कि एक ही बनाया जाएगा।
क्योंकि थोड़ा डिपार्टमेंटलिज्म होता है कि जैसे जैसे कुछ चीजें हो गया ना, ये मेरा चीज है, जैसे कुछ इलेक्ट्रिकल का प्रॉब्लम आ गया तो ये इलेक्ट्रिकल वाला देखेगा ना, मैं क्यों देखूं, मैं तो एसएनटी का हूँ। तो ये एक प्रॉब्लम होता है कि ये तो मेरा चीज नहीं है ना, वो देखेगा। तो इससे क्या होता है ना, वो काम सही से नहीं होगा। तो डिपार्टमेंटलिज्म का थोड़ा इशू होता है। तो इसीलिए ये मार्च करके एक सब, मतलब क्योंकि रेलवे सबका है, मैं IRTS हूँ, आप IRPS है, कोई IRAS है, अलग थोड़ी ना है। सबका रेलवे है, अपन का ही रेलवे है, अपन को ही मतलब अच्छा करना है। उसमें जो भी प्रॉब्लम है वो सबका ही प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं करना है कि ये तो अकाउंट वालों का प्रॉब्लम है यार, कुछ बिल का इशू है, हम क्यों देखें। तो इसीलिए बोला गया है कि मैनेजर IRMS बोला जाएगा, एक ही डिपार्टमेंट रहेगा, कॉमन रहेगा। लेकिन वही है, ऐसा नहीं है कि जो सिविल से आएगा या जो PS वाला होगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करेगा, और जो मैं बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में करके जा रहा हूँ मुझे सिविल का काम दे देगा, ऐसा भी नहीं होगा। इनिशियल लेवल में हम सेम काम करेंगे, अपने डोमेन में करेंगे। जब बट एक हायर पोस्ट में जाएंगे ना, तो उस टाइम तो पूरा मैनेजरियली करना है, टेक्निकल तो आपको करना नहीं है। तो उसमें कॉमन हो जाएगा। फिर ऐसा नहीं रहेगा कि IRPS वाला ये है, IRAS वाला ये है, ये नहीं रहेगा। अभी ये वो तो बहुत होता अच्छी है। चीज़ बताई सर आपने, क्योंकि ना स्टूडेंट्स का ना यही प्रॉब्लम है कि हमारे सीट्स हटाए जा रहे हैं और रीज़न किसी को नहीं पता है। पर आप ये जो आप रीज़न बताया ना कि एक्चुअल में हमारे इंडिया के लेवल पे प्रॉब्लम हो रही थी ये डिपार्टमेंटलिज्म की वजह से, और अब ये सही में ये सॉर्ट आउट हो जाएगा, फिर कोई भेदभाव ही नहीं रहेगा कि हम सब तो एक ही हैं, हम सबको मिल के करना ही है ये चीज़। एग्जैक्टली। नहीं, अच्छा, डाउट क्लियर हो गया, क्योंकि कई लोगों को समझ में ही नहीं आता कि अब क्या होगा, कैसे होगा। इतने सीट्स कम हो गए हैं, गेट और ईएससी की प्रिपरेशन क्यों की जाए। तो आप बताइए सर, आपका गेट ईएससी दोनों प्रिपेयर किया आपने, आपको क्या लगता है कि करना चाहिए, कैसे करना चाहिए ये सब। हाँ वही होता है, क्योंकि जैसे सबका ये होता है ना कि नहीं तैयारी सर, मैं करते ये हैं। क्यों 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 क्वेश्चन पूछा ना, क्योंकि आप भी इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि आजकल का जो माइंड आ रहा है ना, वो क्या कर रहा है कि यार इंजीनियरिंग नहीं करेंगे, है ना, है कि नहीं, आपने ये भी सुना होगा। तो मैं इसीलिए आपसे इस चीज़ को पूछ रहा हूँ कि आपको क्या लगता है इसके बारे नहीं, मैं तो वो डिपेंड करता है। जैसे सबका माइंडसेट अलग अलग होता है। जैसे किसी को मतलब आपको मतलब बहुत पैसा ही चाहिए ना लाइफ में, कि पैसा ही चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बाकी दुनियादारी से मुझे मतलब नहीं है, बस पैसा आना चाहिए। तब तो मैं एडवाइस करूंगा कि एमटेक कर लीजिए आप, और कोई भी अच्छे कंपनी में चला जाए। इंटेल है, क्वालकॉम है, बहुत सारे कंपनी है। बेंगलोर में तो लाइन बाय लाइन कंपनी है। तो आपको अच्छा खासा पैकेज दे देगा। उसमें भी आपको संतुष्टि नहीं है, MBA कर लीजिए, चाहिए IIM से MBA कर लीजिए और पैसा कमा लीजिए, ठीक है। बट प्रॉब्लम यही है, देखिए एमटेक करना पड़ेगा आपको। आपको पैसा कमाना है तो आपको एमटेक करना पड़ेगा। अभी अब मैंने क्या क्या बोला, इंटेल बोला, क्वालकॉम बोला। अब ये तो हर जगह आएंगे नहीं। मेरे स्टेट में तो स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज में आएंगे नहीं, ये कहाँ जाएंगे? IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IISc बेंगलोर। तो उसके लिए तो गेट तो देना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली तो गेट तो आपको देना ही है। तो गेट दोगे, नंबर आएगा, क्योंकि IISc का तो खत्म ही हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में तो 50 के बाद तो आप भूल ही जाओ, IISc मिल जाएगा। सेम IIT बॉम्बे हो गया। तो वही है, मेरा दोस्त है अभी IIT बॉम्बे से, उसने एमटेक किया है, मेरे साथ ही बीटेक किया था। तो उसको अभी इंटेल में, क्वालकॉम में उसको जॉब मिला है, कुछ 24-25 LPA का। तो बहुत बड़ा पैकेज है वो। तो वही है ना, एमटेक तो करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए गेट जरूरी हो जाता है। तो गेट तो आपको देना ही पड़ेगा। दूसरा एस्पेक्ट हो गया कि कोई होता है कि नहीं यार, मुझे थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, पैसा ठीक है तो, लेकिन मुझे सरकारी ही चाहिए अपना। कोई होता है ना, वैसा माइंडसेट भी होता है, गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए मुझे, थोड़ा सा चिल भी करना है। ऐसा नहीं है कि काम 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 तो पैसा से मुझे इतना मतलब नहीं है। 24-25 LPA नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत 50-60 हजार आ जाएगा तो ठीक है। तब भी आपको PSU जाना है। अब PSU क्या होता है, PSU हर जगह जाते नहीं है, कभी कभार मुश्किल से चले जाते हैं, ठीक है। जैसे मेरे कॉलेज में भी कभी कभार बेल तो चला गया था, HPCL आ गया था, मुश्किल से IOCL आ गया था, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर साल आए, तो उसके ऊपर हम डिपेंड नहीं हो सकते। तो अपना तैयारी तो करना ही है गेट का, क्योंकि ये लोग गेट से रिक्रूटमेंट करेंगे, ये तो पक्का है। तो IOCL हो गया, ONGC हो गया, HPCL हो गया, BPCL हो गया। BPCL तो खैर अभी उसको मार्च कर दिया था आई थिंक ONGC के साथ, तो जो भी है। तो इसके लिए भी आपको गेट करना है, गेट तो देना ही है। तो आप कहीं भी जाओ, आपको गेट तो देना है। तो ये एक हो गया। अब दूसरा हो गया कि गेट जाने के बाद क्या होता है, लोगों को ये होता है ना, PSU में काम कर लेते हैं ना, PSU में काम करने के बाद ऐसा लगता है यार मेरे से यार सब कुछ काम करवा रहते हैं, मैं तो सबसे जूनियर मोस्ट हूँ ना। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन ऐसा बोलना नहीं चाहिए, ठीक है, ओके। बट ऐसा होता है इन जनरल, कोई भी जॉब में यार आप जूनियर मोस्ट बंदे हो, आपसे ही सब कुछ करवा जाएगा, ये भी कर लो, ये भी कर लो, स्क्रू भी टाइट करो, नॉट भी टाइट करो। तो आप उसमें थोड़ा सा एक मतलब इतना मेहनत किया, चला मैं गेट में भी इतना अच्छा रैंक लाया, मैं ये काम करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो फिर होता है कि नहीं यार, थोड़ा और अच्छा काम, मतलब पढ़ाई करो थोड़ा, मैं मैनेजरियल काम में जाना चाहता हूँ।
यहाँ पे भी आप मैनेजर बनोगे, लेकिन चला 12-14 साल बाद बनोगे। अभी तो आप जिप्टी इंजीनियर हो, उसके बाद प्रमोशन होगा 4 साल बाद, और 4 साल बाद, और 4 साल बाद, 12 साल बाद आप बनोगे मैनेजर। तब आपके अंदर कुछ 10-12 लोग आएंगे। लेकिन इससे अच्छा क्या मैं इंजीनियरिंग सर्विस नहीं निकल सकता हूँ, रेलवे ज्वाइन कर लो, डायरेक्ट 1500 लोग मेरे नीचे आएंगे, थोड़ा मैनेजरियल काम मिलेगा, डाइवर्सिफाइड वर्क मिलेगा। तो ये एक होता है, वो मतलब आपको समय लेके जाता है। या तो फ्लो में आपने निकाल लिया, गेट भी निकाल लिया, ये से निकाल दिया। लेकिन मेरा वाला किसी का सिचुएशन ये भी होता है कि सर्कमस्टेंसेस आपको लेके जाता है, नहीं ये मेरे लिए सूट नहीं है, मुझे इससे अलावा मैं कैपेबल हूँ, मुझे ये करना चाहिए। लेकिन गेट के लिए मैंने तो आपको बोल दिया कि कुछ भी करो, आपको करना ही है। चाहे आपको पैसा चाहिए तो एमटेक करना है, एमटेक तो आपको फ्री में नहीं देंगे, गेट में अच्छा रैंक लाना है। क्योंकि कहीं से भी आप एमटेक करोगे फायदा नहीं, एनआईटी से तो करोगे फायदा नहीं है, क्योंकि ये लोग आईआईटी में ही जाएंगे। क्योंकि क्वालकॉम हो गया, ये बड़े बड़े जो भी अपना वीएलएसआई डोमेन के जो भी कंपनी है, वीएलएसआई में आप लोग करिए, अच्छे से एमटेक करिए, उसके लिए बढ़िया रैंक लाना पड़ेगा। और बाकी उसके बाद मैं तो बोलूंगा कि पहले ना, मैं यही बोलता हूँ लोगों को, मेरा भी अभी दोस्त है, वही पूछता है कि ईएससी का करना है या गेट का करना है। ये कंफ्यूजन होता है लोगों में कि मैं ईएससी करूं या गेट करूं या दोनों करूं, दोनों में क्या फर्क है। तो ये है ना कि एक्चुअली स्ट्रेटेजी में फर्क होगा, क्योंकि गेट थोड़ा कॉन्सेप्चुअल ओरिएंटेड होता है, और आपको बस वही है 3 घंटा मिलेगा, उसके अंदर आपको बहुत एक्यूरेट होना पड़ेगा। इधर उधर कहीं हो गया ना, 2 नंबर तक गायब हो गया ना, 400 रैंक 500 रैंक नीचे आ जाओगे, लिटरली बोल रहा हूँ। तो मतलब वो बहुत मैटर करता है आपकी एक्यूरेसी और आपकी जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। बट इन द सेंस मैं अगर प्रीलिम्स का बोलूंगा, इंजीनियरिंग सर्विस का वो तो हलवा है, वो तो थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करता है, उसमें स्पीड मैटर करेगा आपका, आप कितना क्वेश्चन कर ले जाओगे। ठीक है, थोड़ा बहुत तो गलत करोगे आप, कोई डाउट नहीं, लेकिन इतना ही कर दो आप ज्यादा कर दो कि वो उसको ओवरकम कर दे। तो वही है, आपका स्ट्रेटेजी में अलग होगा, आप कैसे उसको आगे लेके जाओगे। लेकिन यही मैं बोलूंगा, जो भी लोग अभी जैसे जॉब कर रहे हैं, कोई अच्छे जगह पे सेटल है, तो उन लोगों को मेरे ख्याल से इंजीनियरिंग सर्विस के तरफ जाना चाहिए। और जो भी अभी जॉब नहीं है, फिलहाल एक आप जॉब देख लीजिए, आप पहले आपका घर बना लीजिए, बेस ट्रेन कर लीजिए, उसके बाद आप इंजीनियरिंग सर्विस तैयारी करते रहिए। क्योंकि मैंने भी यही किया था कि मेरे को वैसे बाद में पता चला इंजीनियरिंग सर्विस, मुझे कोई बीटेक में पता नहीं था कि बीटेक फर्स्ट ईयर से कुछ इंजीनियरिंग सर्विस है, बीटेक फाइनल ईयर तक भी मुझे नहीं पता था। मैंने बेल ज्वाइन किया, फिर दोस्त लोग कुछ तैयारी कर रहे थे, ये कौन सा एग्जाम है, बोला ये इंजीनियरिंग सर्विस होता है, इसमें ऐसा ऐसा होता है। फिर मैंने भी अपना तैयारी कर लिया, क्योंकि मैं वहाँ पे थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन ठीक है, लेकिन थोड़ा होता है ना कि थोड़ा हाँ यहाँ पे इतना भी वो नहीं है, थोड़ा और करना है। ये इफ यू आर मोर केपेबल तो हम करना चाहिए करके वो एक बात। एग्जैक्टली, जो भी कैपेबल है उसको करना चाहिए। लेकिन वही है, जिसका पहले कुछ अटेम्प्ट, मतलब पहला अटेम्प्ट है, मतलब कुछ भी नहीं है यार, कुछ करना है मतलब, तो पहले एक बेस क्लियर कर लो अपना, गेट निकालो। क्योंकि ईएससी थोड़ा एक, क्योंकि लंबा होता है ना, क्योंकि अब 1 साल फिर मतलब लंबा खेलता है ये, क्योंकि मेंस की तैयारी करो, फ्रस्ट्रेशन में आ जाओगे। पहली बार निकाल लेते हैं किस्मत से तो ठीक है, या दूसरी बार में फिर नहीं निकलता है तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे फादर एनटीपीसी में थे, तो मैं बचपन से ही ना देखा हूँ कि ना एकदम नए नए आते हैं। जैसे कॉलेज में मैं भी पहुंचा अपने, तो वहाँ पर देखा कि रिक्रूटमेंट हुआ है, अब एनटीपीसी में आए हुए हैं ज्वाइन करने के लिए। तो फिर ना थोड़े दिन बाद देखता हूँ कि वो लोग छोड़ दिए। अब मैं ये सोचता था इतने अच्छे एनटीपीसी में पहुंचने के बाद वो लोग छोड़ दिए, या फिर बहुत दिन रात प्रिपेयर कर रहे हैं। मैं हमेशा ना, एक बार एक ट्रेन में भी मिल गए थे, मैं उनसे बात किया था, मैं उनसे पूछा सर ये क्या कर रहे हैं, अरे नहीं मजा नहीं आ रहा है ना, मतलब एकदम पैसे वैसे देके जंगल में छोड़ दिए हैं, कुछ नहीं यहाँ पर क्या करेंगे करके ना बड़े परेशान हो गए थे। तो अब उस चीज का ना मैं आपसे रिलेट कर पाके आज समझ में आ रहा है कि इट इज लाइक कि आप इतने केपेबल हो, आप इतने कंसेप्चुअल एग्जाम को निकाले हो जो कभी रिपीट नहीं होता है। मतलब आपको बुक भी दे दिया जाए तो ना बना पाओगे अगर प्रैक्टिस नहीं किए हो तो, है ना। और वही उसी होता में है। हाँ, मतलब मैं भी यही है, बेल में यही भी पूछा, ठीक है नवरत्ना है, बाकी नवरत्ना से वो कम पैसा रहते थे, लेकिन बेंगलोर सिटी दे रहा, बेंगलोर सिटी तो मैं क्या बोलूंगा, प्रॉपर में सिटी में तो प्रॉपर्ली नहीं था, लेकिन फिर भी ठीक है, सब कुछ मिल जाता था विद इन 10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर। तो बाकी जैसे भी मेरे दोस्त के सुना है, क्या बहुत लोग है कहीं गाँव में पड़ा हुआ है, यहाँ पे तो साला कहाँ पे पैसा मिलता है तो खर्च कहाँ करो, कोई मॉल ही नहीं है अच्छा से, मूवी देखने में कहीं नहीं जा पा रहा हूँ, ठीक है। तो बेंगलोर में तो ऐसा नहीं है, तो बेंगलोर में तुम कहीं भी घूम लो, तो ये एक फर्क होता है। तो इसीलिए भी बहुत लोग वो भी पीएसयू छोड़ के ये इंजीनियरिंग सर्विस की तरफ आ जाते हैं, वो भी रीजन होता ये बहुत अच्छी चीज पता चली कि ना कई लोगों को पता नहीं रहता है कि ना कई ऐसी कंपनीज है ना सर, आप भी जानते होंगे कि पावर ग्रिड वगैरह 20-20 लाख, अट्ठारह है। अट्ठारह लाख का पैकेज रहता है, और बहुत दूर दूर पे आउटर लोकेशंस पे पैसा दे दिया जाता है, तो वहाँ क्या करेंगे करके लोग।
तो वो ये एक बड़ी होता है। कंसर्निंग चीज़ रहती है। पर सर आप जितने आसानी से इस चीज़ को बता दे रहे हैं कि ये ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, आप अपनी प्रिपरेशन के बारे में बताइए कि ना आपने ये किया कैसे? सबसे इम्पोर्टेंट बात सारे स्टूडेंट्स को एकदम पास आके मैं बता रहा हूँ, सर सेल्फ प्रिपरेशन से निकालें और वो भी अभी पुराने वाले टाइम का नहीं, अभी जस्ट रीसेंट 2019 का निकालें विद 23 रैंक और कहीं से भी कोचिंग ना लेना। तो सर इसका तो सबसे पहले हम लोगों को सीक्रेट जानना है आपसे कि आपने ऐसा किया कैसे? और आप ऐसा सोच कैसे लिए कि हाँ, मैं सेल्फ प्रिपरेशन से इसको करके दिखा दूँगा? हाँ, ये है ना, नहीं एक्चुअली ये सब पहले का ज़माना अलग था। जब इंटरनेट नहीं चलता था ना, हुँ, उस हुँ। ज़माने का बात अलग था कि दिल्ली आओ या कहीं आओ, हुँ, कोचिंग लो, ये चलता था और अभी भी यही चल रहा है। हुँ, लेकिन अभी थोड़ा-सा क्या हो गया ना, डिजिटल इंडिया हो गया है, थोड़ा ऑनलाइन भी थोड़ा देखना चाहिए। तो मेरा तो थोड़ा सर्कमस्टेंसेस ही ऐसा था कि मैं कोचिंग ले नहीं पाया था। थोड़ा मेरा फैमिली बैकग्राउंड ही ऐसा था और मेरा फाइनेंशियली मैं भी वीक था। तो मैं कोचिंग लेके भी नहीं ले पाया कि नहीं ले पाऊँगा मैं। तो मेरे को तो सेल्फ करना ही था। तो सेल्फ में भी यही किया था कि पहले तो मैं 2017 में मैं बीटेक पास किया था। तो उस समय मेरा क्या हुआ था, कैंपस भी मेरा नहीं लग रहा था। तो मेरे साथ तो मेरा कुछ भी खराब ही जा रहा था। कहीं भी कंपनी में बैठता हूँ तो रिजेक्ट हो जाता हूँ, कहीं कंपनी का निकल देता हूँ, इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाता हूँ, कहीं पे ग्रुप डिस्कशन में रिजेक्ट हो जाता हूँ। और मेरा ये था कि मेरे को मतलब मैंने ये तो प्रायोरिटी डिसाइड कर लिया था कि प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना है। ये भी एक डिसीजन तो मेरा पहले ही था कि मेरे को पीएसयू या कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में मुझे जाना है। तो ये मैंने सेट करके रखा था। मैं वेट कर रहा था कि कब पीएसयू आएगा, लेकिन आ ही नहीं रहा था क्योंकि 2017 में डिमोनेटाइजेशन हो गया था। तो मे भी उसके कारण कुछ हुआ होगा कि कंपनियां जो भी आने वाले थे, पिछले सीनियर्स लोग बोलते थे कि ये तो आते ही है, वो भी नहीं आए। तो अच्छा नहीं लगा। और जो भी कंपनी आए थे, जैसे एचपीसीएल आया था, जैसे टॉपर्स को बैठाया तो टॉप 5, और मैं इतना 9.9 वाला भी बंदा नहीं था। मैं कुछ एवरेज वाला था, 8.2 स्टार्टिंग में था, धीरे धीरे कम होने लगा, वो अलग बात है। लेकिन मैं एवरेज वाला ही था। लास्ट में जो एंड किया 8.2 सीजीपीए मैंने एंड किया, तो मेरे तो बैठने का चांस ही नहीं था। जहाँ पे बैठा, जैसे बेल है, बेल में मैंने रिटर्न दिया, वो रिटर्न मेरा क्लियर ही नहीं हुआ, मेरा रिटर्न क्लियर ही नहीं हुआ। और वो तो गेट का भी मैंने तब 2017 में भी कॉलेज के साथ ही तैयारी किया, और मेरा उस समय आया था कुछ 4000 समथिंग रैंक, वो तो मैंने दे दिया था। उस टाइम आईआईटी रुड़की का पेपर था। तो मैंने फिर एक कंपनी में लास्ट में, जब भी मैं घर आ गया, कॉलेज छोड़ के घर आया, उसके बाद रिजल्ट आया मोबाइल में, जीमेल में आया कि यू हैव बीन सिलेक्टेड, कि ये दोनों लोग सिलेक्ट हो चुके हैं, एक कंपनी में मैंने सिलेक्ट हो गया। लेकिन मैंने फिर डिसीजन लिया कि मैं इसमें नहीं जाऊंगा, मैं अपना खुद का तैयारी करूंगा। तो मैंने वही है कि मटेरियल उठाया, कहीं पे क्लासरूम के जो नोट्स होते हैं वो मैंने उठा लिया दिल्ली से, दिल्ली में तो मिल जाता है ना क्लासरूम के नोट्स, वो मैंने उठा लिया और घर आ गया मैं ट्रेन से, और अपना तैयारी शुरू किया। इस बीच में बेल का एग्जाम था, वो बेल का एग्जाम मैंने लिखा और वो क्लियर हो गया। और वो भी एग्जाम ऐसा था कि वो ऐसा नहीं है कि पूरा गेट करो तभी हो जाएगा, वो बहुत बेसिक था। जो भी मैथ्स था ना, उसमें 20-25 क्वेश्चन तो मैथ्स के ही थे, कुछ ज्यादा क्वेश्चन थे उसमें कि 100 मार्क का नहीं था, मुझे एग्जैक्टली मार्क्स पता नहीं, 150 नंबर या 200 नंबर का पेपर था, 2 घंटे का। तो मैथ्स तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन या लिमिट्स वगैरह वो क्लास 11-12 का पूछ रहे थे, तो वो तो बन जाता है। तो वैसा बन गया, वो बेल निकल गया मेरा। तो बेल निकलने के बाद मैंने वो जो किताब है ना, मैं घर पे छोड़ दिया, चलो ज्वाइन करने चलते हैं बेंगलोर। मस्त में निकल गया बेंगलोर। तो बेंगलोर निकलने के बाद मैंने पहले एक महीने की ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग में तो मैंने खूब मजे किया, बहुत सारा वहाँ पे भी स्पोर्ट्स का थोड़ा फैसिलिटी है, वो भी मैंने एंजॉय किया, मजे किया, मस्ती किया दोस्तों के साथ। फिर जब मैंने ज्वाइन किया, उसके बाद मुझे काम तो अच्छा ही मिला था उसमें भी, क्योंकि मेरा काम भी थोड़ा ये टेक्निकली था, जो मैंने पढ़ा था VHDL में काम करने को मिला था, मैथलैब में काम करने को मिला था, तो वो सब भी अच्छा था। बट थोड़ा बहुत मुझे वो लगा ना कि यार इससे भी कुछ कर सकते हैं क्या, मतलब थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि मतलब वही मोनोटोनस हो रहा है कि एक ही चीज ही मैं कर रहा हूँ और जिंदगी भर में यहीं पे रह जाऊँ, कुछ दूसरा नहीं होगा। लेकिन रेलवे में ऐसा नहीं, आप डाइवर्सिफाइड होंगे ना, इंजीनियरिंग से मैंने आपको बताया। आज अगर आप यहाँ डिपुटेशन में आप सिर्फ पीएसयू में चले जाओगे, रेलवे का बहुत सारा पीएसयू होता है, जैसे रेलटेल हो गया, इरकॉन हो गया, आप उनमें डेपुटेशन में चला जाते हो, पीएसयू में आपको भेजते हैं। तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, आप जो काम कर रहे हो वही है। तो कुछ मोनोटोनस सा लगा मुझे थोड़ा, मैंने सोचा क्यों ना तैयारी ना कर दें। तो फरवरी का मंथ चला गया, 18 का मैंने गेट नहीं दिया था, लास्ट मैंने 17 में लिखा था, 4,000 रैंक था, 18 का मैंने कुछ नहीं दिया। फिर धीरे धीरे मैंने क्या किया, किताब, मेरे दोस्त था वहाँ पे, मैं उसका नाम लेना चाहूंगा, तुषार रस्तोगी करके, तो उसका भी AR-15 है इंजीनियरिंग सर्विस में, हम दोनों एक साथ पढ़े मस्त। और वो कोचिंग करता था दिल्ली में, उसने पूरा मस्त कोचिंग किया, तो उसका जो नोट्स था क्लासरूम का मैंने वो ले लिया था।
और बाकी तो नोट से समझ में आ जाता था। नोट्स क्या करता था ना, मैं कोचिंग का उस नोट से मैंने क्या करता था, मैं अपना डोमेन फिक्स करता था। स्ट्रेटेजी ये था मेरा, मैं बताना चाहूंगा कि डोमेन फिक्स करता था पहले कि मुझे कितने लेंथ ब्रेथ विड्थ में रहना है, क्योंकि मैं कोई भी सब्जेक्ट उठाऊंगा, मैं अगर स्टैंडर्ड बुक उठा लिया तो मैं तो पूरा पढ़ जाऊंगा, क्यों टाइम वेस्ट करूं मैं। कोई एग्जाम में इतना नहीं पूछते, मुझे पीएचडी तो नहीं करना है, तो ये नहीं करना है। बहुत लोग मैंने देखा है स्टैंडर्ड बुक लेके बैठ जाते हैं, एक एक क्वेश्चन करते हैं, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। ये एग्जाम के लिए आपको नहीं रिक्वायर्ड है। आप एमटेक कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, तब पढ़ लो वो बुक, एक बुक। लेकिन वो तो मैं नोट्स लेता था, उसमें टॉपिक वाइज पढ़ाता था। जैसे नेटवर्क थ्योरम है तो कौन सा थ्योरम पढ़ाया गया, मैं वो पढ़ लेता था, नोट से पहले पढ़ लेता था, समझ में आ रहा है कि नहीं चीजें। फिर उसके साथ ही जो क्वेश्चन होता था उसको कर लेता था। फिर मैं प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चन करता था, बन रहा है हो गया, नहीं बन रहा है मैं उसको सर्कल मार देता था कि ये मेरा नहीं बन रहा है। और जो भी क्वेश्चन मुझे टफ लगा उसको मैंने 2 स्टार मार देता था कि बाद में आके मैं उसको देखूंगा, जब मैं रिवीजन करूंगा तो मैं उसको देखूंगा। और जो बन रहा है उसको दोबारा नहीं देखना है, क्यों अपना टाइम वेस्ट करना है कि क्वेश्चन को बार बार करके। अगर मेरा कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो मैं देखता हूँ वो क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो कॉन्सेप्ट क्या नोट्स में कवर्ड है, फिर देखता था हाँ है, तो मेरे को समझ में नहीं आया था कॉन्सेप्ट, तो मैं क्या करता था यूट्यूब में सर्च मार देता था कि ये थ्योरम है, कुछ ये नहीं समझ में आया तो यूट्यूब में तो आ जाता था। फिर यूट्यूब से मैं समझ लेता था उस थ्योरम को और अपना अलग से नोट्स बना के उस जगह पे फिर चिपका देता था उस पेज में कि ये है मेरा। ऐसे ऐसे मैं धीरे धीरे सारा पढ़ते गया, एक मार्कर लेके, वो जो आते हैं ना हाईलाइटर, सॉरी नॉट मार्कर, हाईलाइटर लेके मैं सब मार्कर पढ़ने लगा। और प्रीवियस ईयर गेट किया, प्रीवियस ईयर ईएससी किया, धीरे धीरे करते गया मैं। पहले नेटवर्क उठाया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में ये होता है ना, जैसे बाकी सब्जेक्ट जैसे नेटवर्क है, नेटवर्क में सर्किट वगैरह होता है, वो बेस बन जाता है। और इधर मैंने मैथ्स किया, पहले जीएस का भी मैंने साथ में लेके चला। मैंने गेट के लिए सोचा नहीं कि 19 में मुझे गेट देना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी पीएसयू में हूँ, सॉरी पीएसयू में हूँ। और मैं पीएसयू में क्यों जाना है मुझे, क्योंकि ठीक है पैसा ज्यादा मिल जाएगा लेकिन बगल में भेज देंगे, बेंगलोर तो इससे अच्छा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इंजीनियरिंग सर्विस के लिए ही ज्यादा फोकस किया जाए, गेट दे दूंगा। तो मैंने इंजीनियरिंग सर्विस के लिए फोकस किया। तो मैंने क्या किया, टेक्निकल एक सब्जेक्ट उठाया, जीएस का एक सब्जेक्ट उठाया। जीएस का क्या उठाया, मैथ्स उठाया। मैथ्स इसलिए उठाया क्योंकि वो बेस है, आपका लाप्लास थ्योरम हो गया, फोरियर हो गया, ये सब आप पढ़ोगे, वो इलेक्ट्रॉनिक्स पे सब्जेक्ट में भी आएगा, सिग्नल में आएगा। तो जब तक आपका मैथ्स क्लियर नहीं होगा, लाप्लास क्लियर नहीं होगा, आप सर्किट कैसे सोल्व कर लो। तो इसीलिए मैथ्स, डिफरेंशियल इक्वेशन क्लियर नहीं होगा, सर्किट कैसे, मैकेनिकल में आई थिंक डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह जानना जरूरी हो जाता है। तो मैथ्स मैंने जीएस का पहले उठाया, यहाँ पे नेटवर्क उठाया, दोनों खत्म किया। वैसे नोट्स पढ़ा, प्रीवियस ईयर का गेट किया, प्रीवियस ईयर का ईएससी किया, आराम से। क्या मैंने फरवरी एंड से मार्च से मैंने शुरू किया, और 19 में 2019 जनवरी में प्रीलिम्स होगा, तो बहुत टाइम है मेरे पास। और मैंने फिर हो गया, क्योंकि ये सब्जेक्ट क्या था, मेरा फाउंडेशन अच्छा था, क्योंकि मेरे को समझ में आ जाता था, ये सब पहले भी समझा हुआ था, तो मेरा नोट्स में टाइम नहीं लगा। ये किया। फिर कुछ सब्जेक्ट जो था कि नोट्स से मैं नहीं पढ़ूंगा, नोट्स में मुझे समझ में नहीं आया, जो भी कोचिंग का होगा अच्छे से नहीं पढ़ाया उन लोगों ने, मुझे भी मतलब मुझे ऐसा फील हुआ, क्योंकि मे भी मैं क्लासरूम में होता तो क्या पता मुझे समझ में आ जाता, लेकिन मुझे वो नोट्स से मुझे ले नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं है ना नोट्स खोल लो आपको समझ में आ जाए, तो ये भी नहीं कर सकता मैं हर टॉपिक में नेट में सर्च करता रहूँ। तो मैंने क्या सोचा, यार क्यों ना इस टॉपिक को अच्छे से ही पढ़ता हूँ। तो मैंने पूरा अप्रैल का जो महीना था ना, पूरा मैंने 20 दिन मैंने सेमीकंडक्टर को दिया, जो इंजीनियरिंग डिवाइस एंड सर्किट ईडीसी बोलते हैं उसको। तो वो मैंने एनपीटीईएल से पूरा वीडियो देखा। फिर वीडियो देखने के बाद मैंने गेट का क्वेश्चन जो है वो बन जाता है, इंजीनियरिंग सर्विस का हलवा क्वेश्चन है, वो ऐसे भी आपको फॉर्मूला पता है तो बन जाएगा, प्रीलिम्स का मैं बोल रहा हूँ। और गेट का थोड़ा बहुत आते हैं क्वेश्चन, एक दो कॉन्सेप्चुअल आते हैं, जिसके लिए आपके कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी अच्छी होनी चाहिए। मैं बार बार बोलूंगा कि गेट के लिए कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। प्रीलिम्स के लिए इंजीनियरिंग सर्विस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी ठीक है तो, बट फॉर्मूला बेस होनी चाहिए, कि फॉर्मूला हाथ के टिप में होनी चाहिए, कि वहां पे जाके मैं भूल गया डिराइव कर लूंगा, नहीं, टिप पे होनी चाहिए फॉर्मूला इंजीनियरिंग सर्विस के लिए। बट गेट के लिए आपको वो फॉर्मूला कहाँ से आया है वो पता होना चाहिए। डायरेक्टली ये फॉर्मूला है, लगा दिया निकल जाएगा, ठीक है, 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए ठीक है, 2 नंबर के लिए कभी कभार ऐसा नहीं होता है, मैक्सिमम क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, वो क्लब करके देंगे क्वेश्चन को, आपको कॉन्सेप्ट की अगर क्लियरिटी होगी आपकी बन जाएगी। तो क्लियरिटी के लिए मैंने वो वीडियो देखा। तो ऐसे ऐसे मैं धीरे धीरे सारा सब्जेक्ट करता गया, और मैंने साथ में पैरेलली लेने के लिए कोशिश किया कि जीएस का एक उठाऊंगा, जीएस का एक मतलब रात को 1 घंटा जीएस दूंगा, रात को 1 घंटा मतलब एक चैप्टर पढ़ लूंगा, जैसे एनवायरनमेंट हो गया, एक चैप्टर पढ़ लो,
कोई एवाईटी बायोटिक ये जो भी है ये सब एक चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मैं करने गया, लेकिन बीच में क्या होता था, थोड़ा ऑफिस का ज्यादा हेडेक हो जाता था। जैसे 4 बजे तो खत्म हो जाता था, लेकिन कभी बार 7-8 बज जाता था, तब नहीं हो पाता था। ठीक है, नहीं हो पाता, सो जाता था, नहीं होगा, फिर अगले दिन पढ़ता था। ऐसा नहीं है कि आज नहीं होगा यार, क्या होगा। बहुत लोग ऐसे भी मैंने देखा है कि फ्रस्ट्रेशन होते हैं कि टाइम टेबल फॉलो नहीं हो रहा। टाइम टेबल से मत जाओ, मैं टाइम टेबल एग्जैक्टली मत लिखो कि आज के दिन ये पढ़ना है। ऐसे फॉलो करो कि जैसे मुझे आज 15 दिन में, आज 10 दिन में मुझे नेटवर्क खत्म करना है, बात खत्म। नेटवर्क खत्म करना है मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और कुछ नहीं करना है। ये कोचिंग का मटेरियल, वो कोचिंग का मटेरियल, इसका टेस्ट सीरीज, उसका टेस्ट सीरीज नहीं। प्रीवियस ईयर करो, गेट का कर लो, ईएससी का कर लो, हो गया खत्म। फिर दोबारा एक बार जब सारा सब्जेक्ट हो जाएगा, दोबारा एक बार देख लो कौन सा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपका पहले टाइम में नहीं बना था और जो स्टार मार के आपने रखा था, जो थोड़ा ट्रिकी था, आपको थोड़ा टाइम लगा सोचने के लिए, लेकिन वो क्वेश्चन दोबारा मत कीजिए जो आपने पटाख से कर लिया। क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो नहीं करना। तो धीरे धीरे मैंने ऐसे ही अपना प्रिपरेशन किया, धीरे धीरे करके, और जनवरी में मैंने अपना मस्त से प्रीलिम्स लिखा। और जीएस मेरा बहुत बेकार गया, मेरा 72 मार्क्स था 200 में से, और मुझे लगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, प्रीलिम्स ही नहीं निकलेगा। लेकिन ठीक है, मेरे को दोस्त ने बोला, एक दो जो वो 2-3 बार से दिया हुआ है, बोला कोई नहीं, इस बार जीएस का पेपर मुश्किल ही था, तो टेंशन मत ले, तेरा ऐसा नहीं गया है, तो टेक्निकल अच्छा कर, कट ऑफ कम ही जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का तो टेंशन मत ले। फिर मैंने टेक्निकल का दिया, तो टेक्निकल के मेरा 180 प्लस मार्क्स थे, और मेरा अल्टीमेटली मेरा सही हो गया, और मेरा प्री निकल गया भगवान की कृपा। और फिर मैंने क्या किया, गेट का भी मैंने क्या किया फ्लो में। उस समय मेरे को जॉब से हैदराबाद भेजा गया था, तो मेरे को दिक्कत हो गया था, मैं कुछ पढ़ नहीं पाया था गेट के लिए, कुछ नहीं, क्योंकि बेल का जो भी प्रोजेक्ट होता है वो डीआरडीओ के साथ होता है, डीआरडीओ जो भी डिफेंस का प्रोजेक्ट होता है। तो मैं हैदराबाद में रहता था, तो हैदराबाद से फिर मैं गेट एग्जाम देने के लिए मैं वहां पे गया। एक दिन मतलब सैटरडे को एग्जाम होता है ना, फ्राइडे रात को मैं निकल गया, और सैटरडे में सुबह पहुंचा, और सैटरडे सुबह पहुंच के मैं सेंटर गया और एग्जाम दिया, और अल्टीमेटली मेरा 136 रैंक आया गेट में। तो वो भी एक मतलब मैं क्या बोलूंगा, एक अलग ही एक्सपीरियंस था गेट के लिए, लेकिन ऐसा तैयारी नहीं था। लेकिन वो ये गेट इज अ सबसेट ऑफ ईएससी, सब्जेक्ट वाइज बोलूंगा सबसेट ऑफ ईएससी, बट कॉन्सेप्ट वाइज बोलूंगा थोड़ा आपको अच्छी कॉन्सेप्ट होनी चाहिए। उसमें जो भी क्वेश्चन आती है ना, वो ऐसा इतना हलवा नहीं है कि फॉर्मूला लगा हो जाएगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाए। और वो आपको कैसे पता चलेगा, जैसे क्वेश्चन आएगा, सर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कैसी, कॉन्सेप्ट प्रीवियस ईयर करो, कहीं पे भी मत जाओ कि ये है वो है उनका सेंटर का, वो कोचिंग का ये है, प्रीवियस ईयर देखो, वही आएगा क्वेश्चन पैटर्न, वही आएगा, एक आइडिया लगा लो कि किस लेवल में पूछ रहे हैं। तो मैंने फिर इसका भी निकाल लिया, मतलब आ गया था। फिर मैंने मेंस लिखा, मेंस का भी मेरा मेंस का तैयारी मैंने क्या करा था, फरवरी का महीना मैंने रेस्ट लिया, क्योंकि फरवरी आई थिंक 4-5 को ही एग्जाम हुआ था गेट का। फिर मैंने सोचा फरवरी थोड़ा मस्ती करेंगे, घूमने चला गया मुन्नार, केरला, बेल से छुट्टी लेके मस्त चला गया, थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए, 1 साल पढ़ता रहा, कहीं ट्रिप नहीं गया था, तो मैंने सोचा थोड़ा ट्रिप मार लेते, तो घूमने चला गया। फिर आके मार्च से जो तैयारी शुरू किया मेंस के लिए, पूरा करता रहा, पढ़ता रहा, और फाइनली जून या जुलाई में था, एग्जैक्टली डेट याद नहीं है मुझे। और मेंस का भी मेरा अच्छा चला गया था, और पेपर टू में तो मेरा 201 स्कोर था, पेपर 1 में आई थिंक 155 या 56 था। पेपर 1 मेरा खराब चला गया था, थोड़ा क्वेश्चन सिलेक्शन गलत हो गया था, वो भी ध्यान देना है। आप लोगों को थोड़ा टाइम ले लो, लेकिन कौन सा क्वेश्चन करना है मेंस के लिए वो बहुत जरूरी होता है। पहला 1 और 5 तो आप, मैं क्या बोलता हूँ हमेशा कि पहले तो मेरा पेपर कंप्लीट नहीं होता था। जब भी मैंने टेस्ट सीरीज दिया, मैंने कोचिंग का जो भी बेंगलोर में अवेलेबल था, मैंने उनका टेस्ट सीरीज दिया था, एक टेस्ट सीरीज लिया था मैंने, ऑफलाइन ही लिया था, ऑनलाइन मत लो ईएससी का, क्योंकि एग्जाम ही ऑफलाइन है, ऑनलाइन काहे टेस्ट कर रहे हैं। तो जो मेथड है उसी से जाओ ना, तो मैं ऑफलाइन टेस्ट सीरीज देता। तो उसमें क्या होता था, मेरा पेपर कंप्लीट ही नहीं होता था, अरे टाइम ही नहीं होता था। ये होगा सबके साथ, और अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं दोगे, फाइनल एग्जाम में जाके आप गलतियां करोगे, वो मैं 110% बोल के देता हूँ। तो टेस्ट सीरीज इज अ मस्ट। आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, गेट का प्रीवियस ईयर हो गया, ईएससी का प्रीवियस ईयर हो जाएगा, वो सब्जेक्ट खत्म, नेक्स्ट सब्जेक्ट ऐसे खत्म हो जाएगा। फिर एग्जाम के 1-1.5 महीने एक टेस्ट सीरीज लीजिए आप, ये 2-3 मत लीजिए। बहुत लोग लेता है कि इसका भी ले लूंगा मैं, इसका भी ले लूंगा, नहीं, एक टेस्ट सीरीज अच्छे से करिए, अपने आप को रिव्यू कीजिए। मैंने वही किया, कुछ 2-3 नहीं लिया, मैंने एक ही लिया। मेंस के लिए भी वही लिया, एक ही कोचिंग का मैंने टेस्ट सीरीज लिया, और उसी को मैंने डेडिकेटली वहां सेंटर में जाके एग्जाम लिखा। मैंने वहां पे जाके मैंने एग्जाम लिखा, और मेरा धीरे धीरे जब मैं 3-4 एग्जाम दिया, तब मेरे को पता चला कि पहला और 5वां तो कंपलसरी होता है, उसको सोचना नहीं है, जाके कर दो चुपचाप, वो तो कंपलसरी है, क्या सोचना है। पहला और 5वां आप जाके करो, जो बन रहा है, नहीं बन रहा है छोड़ दो उसको। फिर आप देखो कि दूसरा, तीसरा और चौथा में से, और 6, 7, 8 में से आप किसको लोगे, जो भी ज्यादा बन रहा है वो ले लो आप, फिर उसको करो। और जो नहीं बन रहा है उसको छोड़ दो उस समय, उसमें नहीं टाइम वेस्ट करना है, एक राउंड मारना होता है,
फिर दोबारा उसमें आना होता है। सेम प्रीलिम्स में भी यही होता है, गेट में भी यही होता है, एक राउंड मारना है पेपर का। ये बहुत लोग एक क्वेश्चन में ही फंस जाता है, मेरे साथ हुआ है, मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं जब 17 में दिया था मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। एक क्वेश्चन में अटक गया, कुछ बड़ा क्वेश्चन था, सोल्व भी नहीं हो रहा था, अलग अलग इक्वेशन लगा रहा था। फिर बाद में जब रूम पे आया पता चला दोस्त बोल रहा था ये आंसर क्या था, अरे ये क्वेश्चन तो मैंने देखा ही नहीं, कहा था, अच्छा पीछे आसान आसान क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया। तो यही बोल रहा हूँ, एक राउंड मारिए पूरा पेपर का, एटलीस्ट जो आपके हाथ के टिप में वो तो बनने दो, फिर उसमें दोबारा आइए, ये जरूरी है। तो वैसे ही मेरा मेंस निकल गया, फिर इंटरव्यू का कॉल आ गया था। फिर इंटरव्यू के लिए मैंने गाइडेंस प्रॉब्लम ज्वाइन किया था एक कोचिंग का, तो मैं इंटरव्यू गाइडेंस लिया था। तो इंटरव्यू गाइडेंस में भी थोड़ा बहुत हेल्पफुल तो होता ही है, क्योंकि मेरा पहला इंटरव्यू था तो मुझे आइडिया नहीं था। लेकिन मैं बोलूंगा जो मेरा फ्लैटमेट था तुषार करके, जिसका AIR 15 था, उसने 17 से दे के रहा है, 17 का भी इंटरव्यू दिया है, 18 का भी इंटरव्यू दिया है, 19 का उसने फाइनली क्लियर करके AIR 15 है। तो उससे मुझे बहुत कुछ इनपुट मिल जाता था। जैसे डेफ फॉर्म होता है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म करके, उसमें सब कुछ भरना पड़ता है, आपका हॉबी क्या है, तो इधर उधर मत भरो, क्योंकि जो चेयरमैन होगा ना यूपीएससी का, वो डेफ उठाएगा। और सपोज आपने ऊट पतंग सा कुछ लिख दिया ना अपने मजाक में कि मेरा हॉबी तो ये है, टिकट कलेक्ट करना है, ये करना है, तो पूरा मतलब गंदा इंटरव्यू चला जाएगा आपका। तो वो भी सोच समझ के लिखना पड़ता है कि क्या लिखना पड़ता है। ठीक है, वो तो बाद में कभी डिस्कस करेंगे, डेफ कैसे भरना होता है इंटरव्यू के लिए। तो वो एक फाइनली इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया और अच्छा लगा। बहुत सही सर। आपको कैसा रहा था, आपके इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया था, किस टाइप से रहता है वहाँ पर माहौल? हाँ, इंटरव्यू में वही बोलूंगा मैं, जैसे मेरा माहौल क्या होता है, एक चेयरमैन रहेंगे आपके, चेयरमैन, और चेयरमैन के साथ चेयरमैन जनरली आपके टेक्निकल बैकग्राउंड के नहीं होंगे, क्योंकि वो ज्यादातर जो भी यूपीएससी के चेयरमैन वो ज्यादा सिविल सर्विस वाले हैं, वही भी रिटायर्ड IAS या IPS ऑफिसर होते हैं, वो लोग वहाँ पे चेयरमैन हो जाते हैं, तो वो लोग रहेंगे। तो उनको अपने डोमेन के बारे में इतना तो पता नहीं होगा, कोड के ओवरऑल पता होगा। तो बाकी 3 लोग रहेंगे, 3 प्रोफेसर्स रहेंगे, मे बी IITs के भी हो सकता है या भी कोई इंस्टीट्यूट के हो सकते हैं। तो प्रोफेसर आपके कोर सब्जेक्ट में आपको पूछेंगे। तो मैं जब एंटर किया तो पहले तो आपको वहाँ के बाहर बैठा दिया जाता है, जहाँ इंटरव्यू होते रहते हैं ना, वहाँ के बाहर बैठा दिया जाता है। तो मैं वेट कर रहा था अपने टर्न का, तो जो पहले गए थे वो आए नहीं थे। तो उस समय ना जो मतलब एक मोमेंट था ना, बहुत मतलब हार्ट बीट बहुत तेज हो गया था कि अभी मेरा नेक्स्ट टर्न मेरा ही है, और कभी भी वो निकलेंगे तो मैं जाऊंगा नेक्स्ट। फिर वो निकल गए, फिर मैं जाने वाला था, फिर जो भी वो गार्ड वार्ड रहता है वो बोला थोड़ा रुक जाओ, वो लोग मतलब कुछ डिस्कस करते अंदर। फिर मुझे बैठाया गया, फिर बोला हाँ आप जाओ। फिर मैं वो दरवाजा वाला होता है ना पुलिस स्टेशन वाले, जो ऐसे